नाज़रीन, सिंध पुलिस की एक खातून एसपी इरम आवान समेत कोई 1 दर्जन एसपी साहिबान के लिए खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है कि 13 जून मंगल वाले रोज जो है वो एक सिलेक्शन बोर्ड होने जा रहा है। ये सिलेक्शन बोर्ड इन एसपी साहिबान की किस्मत का फैसला करेगा कि इनमें से कौन से वो खुशनसीब है जो कि ग्रेड 18 से 19 में प्रमोट किए जा रहे हैं। इसकी तफसील क्या है, इस पर प्रोग्राम में आगे चलकर हम तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम सिंध पुलिस के डीआईजी शर्जील खरल पर बात करेंगे कि आखिर उनका मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है, उनकी अगली मंजिल कहां पर है, कहां के वो डीआईजी बनने जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम में हम ये भी बात करेंगे कि कराची के वो कौन से ऐसे 3 थाने हैं जो कि न तो एडिशनल आईजी कराची के दायरे इख्तियार में आते हैं और न ही आईजी सिंध के दायरे इख्तियार में, बल्कि वहां के एसएचओस की पोस्टिंग कहीं और से होती है और वही एसएचओ जो है फिर अपने तमाम तर मामलात के लिए जो है न तो अपने डिस्ट्रिक्ट एसएसपी, न अपने जोनल डीआईजी, न ही अपने एडिशनल आईजी कराची, और यहां तक कि न ही वो अपने आईजी को किसी भी मामले में जवाबदेह होते हैं। ये थाने कौन से हैं, इस पर भी आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। और गुलशन सब डिवीजन या गुलशन इकबाल जो है खुद सोराबकोट तक का जो इलाका है वो क्यों और किस वजह से जो है आगे चलकर जो है वो मैदान जंग बनने जा रहा है, इसकी क्या वजह है, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और खारादर थाने से मुअत्तल किए जाने वाले नन लाल की अगली परवास कहाँ की है, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और भी कुछ छोटी मोटी खबरें हैं शामिल करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत उस खुशखबरी से करते हैं जो कि कराची पुलिस के, सिंध पुलिस के बाज़ एसपी साहिबान के लिए है। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो है वो एक गर्मा गर्म बल्कि ब्रेकिंग न्यूज़ भी जुआई है कि 13 जून मंगल वाले रोज जो है वो एक सिलेक्शन बोर्ड होने जा रहा है। इसकी जो ऑर्डर की जो नोटिफिकेशन है वो नाज़रीन इस वक्त आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। कोई 30 के करीब जो है वो एसपी साहिबान के जो है वो केस कंसीडर किए जा रहे हैं इस सिलेक्शन बोर्ड में। और देखना ये है कि इन 30 एसपी साहिबान में से कौन जो है वो ये मार्का सर करने में कामयाब होता है, यानी कि ग्रेड 18 से वो 19 में जंप करने में कामयाब हो जाते हैं। इसमें सिंध पुलिस के कहते हैं कि तकरीबन कोई 1 दर्जन के करीब एसपी साहिबान भी शामिल हैं, जिसमें बहुत सारे जो है वो डिस्ट्रिक्ट एसएसपीस हैं। अब इसमें जो लिस्ट है, पहले मैं आप लोगों को ये लिस्ट भी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी उनके नाम जो है वो पढ़कर बतला देता हूँ कि इसमें कौन कौन से एसएसपीस के जो है वो केस बोर्ड में पुटअप किए जा रहे हैं। इनमें जो है एक तो रेलवे पुलिस के हैं सैयद हमाद हैदर, बहुत ही पुराने एसपी हैं और हमेशा जो है वो इग्नोर करते हैं, कोर्सेज से बोर्ड में नहीं अपीयर होते हैं, हालांकि इनके बैजमेंट जो है वो आईजी तक बनने में कामयाब हो गए कहा जाता है। तो सैयद हमाद हैदर सबसे सीनियर हैं, ये टॉप पर हैं इस वक्त, नंबर 1 सीरियल पर इनका नाम है। नंबर 2 जो है वो मोहम्मद असद अली चौधरी, ये गालिबन जो है वो मीरपुर ख़ास के एसएसपी हैं वो हैं। तीसरे पे जो है सैयद गयासुद्दीन राश्ती हैं, ये भी कहीं पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल हैं मेरा ख्याल है। इस तरीके से अब्दुल अहद सांगरी, सब सिंध पुलिस से हैं, सांगरी के हैं। और हुसैन अहमद लहरी, ये भी सिंध के हैं। गुल वली खान का मेरा ख्याल है ताल्लुक़ या तो पंजाब से है या फिर खैबर पख्तूनख्वा से है। मोहम्मद अली वसान जो है ये उनके भाई बताए जाते हैं जो कि मंजूर वसान हैं, वो हैं ये मोहम्मद अली वसान, ये है भी सिंध से ताल्लुक़ इनका। सैयद इमदाद अली शाह, ये भी मेरा ख्याल है कहीं पर डिस्ट्रिक्ट एसएसपी हैं, सजावल हैं, कहीं लगे हुए हैं। इस तरीके से इरफान मुख्तार भुट्टो जो है वो इसमें सबसे स्पेशल केस है, इस पर आखिर में बात करूँगा। इस तरीके से जो है एजाज अहमद शेख, ये भी कहीं डिस्ट्रिक्ट एसएसपी लगे हुए हैं। फ़िदा हुसैन हैं एक, सैयद अली आसिफ हैं, ये तो आईजी सिंध के जो है वो कोई एआईजी ऑपरेशन कहीं लगे हुए हैं। शबीर अहमद शाहिद हैं, मोहम्मद नासिर सियाल हैं, मोहम्मद आसिफ सिद्दीकी हैं, मोहम्मद शरीफ हैं, कामरान
मुमताज़ हैं। कामरान नवाज पंजवाना जो है ये भी कहीं सिंध में है पोस्टिंग इसकी। हारून राशिद ख़ान हैं। सैयद साजिद हुसैन खोकर हैं। तारिक इलाही मस्तूई ये तो कराची में ईस्ट के इन्वेस्टिगेशन एसपी हैं। साजिद हुसैन खोकर हैं। अच्छा, तारिक इलाही मसूर हो गई, मस्तूई साहब हो गए हैं। इस तरीके से मोहम्मद रिजवान अहमद ख़ान हैं। आसिफ अहमद बुगियो हैं, ये भी मेरे ख्याल सिंध में ही है कहीं ट्रैफिक में। अच्छा, इस तरीके से साजिद आमिर सदरुजई भी इसके अंदर है जो कि एसएसपी हैदराबाद हैं। मैं समझा वो तो एसएसपी होंगे लेकिन उनका भी नाम इसी लिस्ट में है। इमरान कुरैशी हैं लाड़काना के एसपी। सैयद नदीम अब्बास हैं। उमर तुफैल हैं, ये तो खैर खैबर पख्तूनख्वा में है। मलिक जमील ज़फ़र हैं। इस तरीके से जो है वो इरम आवान तो रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की जो है वो रूह रवां यानी प्रिंसिपल है। और आबिद अली बलोच ये भी कहीं पर मेरा ख्याल डिस्ट्रिक्ट एसएसपी हैं सिंध में। तो सिंध के इसमें ज़्यादा हैं। अब इनमें कौन खुश नसीब हैं जो कि ये मार्का सर करने में कामयाब हो जाते हैं। अब इसमें जो है मेंबर्स के नाम भी हैं। तमाम सूबों के जो है वो आईजी साहिबान इसके मेंबर हैं। सिंध से जो है वो लीड करेंगे आईजी गुलाम नबी मेमन। गुलाम नबी मेमन पर जो है वो बहुत प्रेशर है, गैर मामूली दबाव है। 2 आईजीज की जानिब से इरफान मुख्तार भुट्टो के केस को लेकर। और मेरा जहाँ तक ख्याल है, तस्वीर आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर कि इरफान मुख्तार भुट्टो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत ज़ख़म खाए हैं ख़ुद अपनों के हाथों। और तकलीफ़ और ज़ख़म जो है वो उन्हें किसी गलत काम करने के नतीजे में नहीं दिए गए हैं, बल्कि एक उसूलों पर या नाक की सीट पर चलने की उन्हें इतनी भयानक सज़ा दी गई है कि आइंदा सिंध पुलिस का कोई भी पीएसपी अफसर हो या रैंकर हो, वो कान को हाथ लगाएगा, अपनी नाक से लकीरें खिंचवाएगा कि खुदा के वास्ते उन्हें कोई ऐसा काम ना कहो जो कि हकीकत पर मबनी हो, किसी को इंसाफ दिलाना हो किसी के साथ, यानी किसी ताकतवर के खिलाफ अगर कोई काम करना हो तो वो काम ना करे, वरना उनका अंजाम भी जो है इरफान मुख्तार भुट्टो जैसा होगा। उन्हें एक बिल्कुल सही काम करने की पादाश में जो है वो पहले तो 1 साल तक जो है गैर कानूनी रिवर्शन की उनको सजा दी, यानी ग्रेड 18 से उनको ग्रेड 17 कर दिया था। 1 साल की पनिशमेंट थी। मुझे याद है मैंने इस पर प्रोग्राम किया था, वो इनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती, रिकॉर्ड, एक तारीख साज नाइंसाफी उनके साथ की गई थी। लेकिन अफसोस कि जिनके कहने पर उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया था, यानी कि सिंध हुकूमत ने भी उस वक्त जो है तोते की तरह से जो है वो आंखें फेर ली थी और उनका कोई साथ नहीं दिया था। और अब एक बार फिर ऐसा एक मौका आया है कि उन्हें उनका खोया हुआ हक जो है दिया जाए, यानी कि ग्रेड 18 में तो वो हैं, अब ग्रेड 19 में उन्हें बहुत पहले चले जाना चाहिए था, लेकिन वो ना जा सके उन्हीं अपने मेहरबानों की वजह से जो कि उनके पीछे इस वक्त हाथ धो कर पड़े हुए, और वो नहीं चाहते हैं कि इरफान मुख्तार भुट्टो आगे प्रमोट हो। उनके होते हुए यही वजह है कि आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन पर गैर मामूली दबाव है कि वो इस बोर्ड में जो है जितनी चाहे, जितना हो सके उनसे वो भरपूर अंदाज में जो है वो इरफान मुख्तार भुट्टो की मुखालफत करे, उनके प्रमोशन की राह में जो है कांटे बिछा दे, दीवारें खड़ी कर दें, ऐसा कर दें कि वो कोई भी इनको प्रमोट करने के लिए तैयार ना हो। अब देखना ये कि आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन जो है वो अपने दोस्तों की बातों को मानते हैं, उनके मशवरे पर उनकी खुशनुदी के लिए कोई कदम उठाते हैं, या कि उनका जो अपना अंदर का ज़मीर है उसको मशअल राह बनाकर जो है वो आगे बढ़ते हुए इंसाफ और कानून के तकाजे पूरे करते हैं। क्योंकि इरफान मुख्तार भुट्टो का कैरेक्टर, कोई रिकॉर्ड बिल्कुल इतना गंदा नहीं है कि उन्हें प्रमोट ना किया जाए, या जो उनके साथ दूसरे एसपी साहबान जो अपीयर हुए हैं, जिनका केस इस बोर्ड में कंसीडर किए गए, उनसे उनका रिकॉर्ड खराब नहीं होगा, उनकी तरह होगा। उनसे अगर अच्छा नहीं होगा तो उनसे बुरा भी नहीं होगा, यानी किसी भी बुनियाद पर उन्हें डेफर नहीं किया जा सकता। लेकिन अब देखना है, ये एक इम्तिहान है खुद सिंध पुलिस के आईजी जो है गुलाम नबी मेमन के अपने ईमानदारी का, अपने दयानतदारी का,
اپنے اصول پرستی کا اور اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنے کا۔ اب دیکھنا یہ کہ وہ اس میں منگل والے روز کیا فیصلہ کرتے ہیں، عرفان مختار بھٹو پرموٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے یہی کیا تھا نا کہ سندھ حکومت کے حکم پر جو ہے اس وقت کے آئی جی اے ڈی خواجہ کے ناجائز اثاثوں کی انکوائری شروع کی تھی، ان کے پیٹرول پمپوں کی انکوائری شروع کی تھی، پیٹرول پمپ جو سرکاری اراضی پر کس طرح سے قائم کیے گئے تھے، ملازم حسین شاہ جو تھا اسسٹنٹ ڈائریکٹر انٹیگریشن کا، اس نے کیسے زمین ان کو غیر قانونی طریقے سے الاٹ کروئی تھی، اس تمام چیزوں کی انکوائری کی تھی۔ اور ایک سیکٹری جو ہے زراعت، ان کے خلاف بھی انہوں نے انکوائری کی تھی، اینٹی کرپشن میں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا، سبسڈی دینے کا ٹریکٹر کے کیس میں 3 لاکھ روپے کی جعلی سبسڈی اس نے دی تھی۔ وہ معاملہ تھا جس میں جو سیکٹری صاحب جو تھے وہ فرار ہو گئے تھے، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، اور انہوں نے پھر جو ہے گرفتاری سے بچنے کے لیے اس وقت کے آئی جی جو ہے اے ڈی خواجہ کے سرکاری بنگلے میں پناہ لی تھی۔ تو یہ وہ معاملہ تھا، یہ وہ سرکمسٹانس تھے کہ جس کی وجہ سے جو ہے یہ عرفان مختار بھٹو جو ہے بیچارے آتاب کا شکار رہے، اور ان کو ناکردہ خطاؤں، ناکردہ گناہوں کی سزا جو ہے وہ بھگتنا پڑی، جو کہ اب اس وقت تک بھگت رہے ہیں۔ پچھلے مہینے جو ہے وہ ان کا اکلوتا صاحبزادہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں جو ہے وہ یو کے سے پاکستان آتے ہوئے جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ یہ بھی ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن افسوس کہ ان کے ان ظالم پی ایس پی افسروں نے کسی ایک نے بھی جو ہے وہ ان سے اس افسوسناک موقع پر بھی جو ہے وہ ان کا غم بانٹنے کی کوشش نہیں کی، جو اس وقت تک انہیں مزید دکھ دینے سے جو ہے وہ باز نہیں آ رہا ہے، محض اپنی انا کی تسکین کے لیے۔ اب پھر میں کہوں گا کہ میں دیکھنا یہ ہے کہ آئی جی غلام نبی میمن جو 13 جون کو جو بورڈ ہونے جا رہا ہے اس میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، آیا وہ ان کو ڈیفر کرتے ہیں یا انہیں ان کا حق دلوانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ چلتے ہیں ناظرین، پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے وہ ہے ڈی آئی جی سندھ پولیس کے جو ہیں خود شرجیل کھرل کے بارے میں مختلف قسم کی خبریں ان کی آ رہی ہیں، لیکن ہمارا جو نمائندہ خصوصی ہے ہمراز راہی، وہ بیچارہ جو ہے انہیں پولیس والے یا دوسرے جو ان کے ذرائع یا تو بیوقوف بنا دیتے ہیں یا ان کو چے بنانے میں جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ الٹی سیدھی خبریں جو ہے بے سر و پا خبریں انہیں دیتے ہیں، جس کو بعض میں لوگ کہتے ہیں کہ بے پر کی اڑائی، اور مجھے جو ہے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں سندھ پولیس کے ٹرانسفر پوسٹنگ کی خبریں انتہائی محتاط انداز سے جو ہے وہ بریک کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب یہ شرجیل کی خبر آ رہی ہے کہ بھئی ایک خبر تو یہ ہے کہ ان کی ریکوزیشن جو ہے وہ ایف آئی اے کی آ چکی ہے، میں نے دیکھی نہیں ہے لیکن اطلاع یہ ہے کہ ریکوزیشن آ چکی ہے، اور انہیں ایف آئی اے میں ان کی خدمات مانگی گئی ہے۔ اس پوسٹ کے لیے جو پوسٹ خالی ہے اب تک سلطان خواجہ کے کوچ کرنے کے بعد، یعنی گریڈ 21 کی پوسٹ ہے وہ خالی ہے، وہاں کے لیے ان کی ریکوزیشن آئی ہے۔ ایک تو یہ اطلاع ہے جس کی کوئی تصدیق نہیں، لیکن یہ ایف آئی اے کے ذرائع کہتے ہیں کہ یہ ان کی ریکوزیشن جو ہے وہ آ چکی ہے۔ دوسری خبر جو ہے جو سندھ پولیس سے آ رہی ہے وہ خبر ہے خود سی آئی اے کے ڈی آئی جی کیسز سے، کہ انہیں سی آئی اے کا ڈی آئی جی بنایا جا رہا ہے، لیکن یہ 15 جون کے بعد ہوگا، یعنی میئر کے الیکشن کے بعد، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ یہ گرما گرم خبر ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ شرجیل کھرل کہاں جاتے ہیں، ایف آئی اے جاتے ہیں یا کہ پھر سی آئی اے کے ڈی آئی جی بننے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ ہو جائے گا 2-4 دنوں میں، یہ 15 جون کے بعد ہی ہوگا۔ اچھا، کیونکہ وہ کریم خان جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں سندھ پولیس سے، معاملات ان کے سیدھے ہو چکے ہیں، اور وہ خیبر پختونخوا پولیس میں جانے اور وہاں پر پشاور کے کہتے ہیں کہ ڈی آئی جی بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس وقت پشاور میں ان کی ضرورت ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے خلاف کوئی ڈنگ کا آپریشن اس وقت نہیں ہو رہا، اور کوئی بھی ڈی آئی جی اس آپریشن کو کرنے کی غلطی اس وقت نہیں کر رہا، تو اس پر کہتے ہیں کہ انہوں نے حامی بھر لیے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی خدمات جو ہے وہ خیبر پختونخوا پولیس کے لیے مانگ لی گئی ہے۔ یہ کہنا ہے خیبر پختونخوا سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کا۔ اب دیکھنا ہے کہ اس پر جو ہے کب عمل درآمد ہونے جا رہا ہے۔ ایک اطلاع یہ ملی ہے کہ کارادر تھانے سے جو سسپینڈ ہوئے تھے با اثر ترین ایس ایچ او نن لال، جو کہ واحد ہیں کہ جو بی کمپنی کالا پانی کی سزا بھگتنے کے باوجود ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں، یہ بھی ایک عجیب انصاف ہے، یک طرفہ تماشا ہے انصاف کے نام پر۔ آئی جی
غلام نبی میمن کے چین آف کمان میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے تو چٹانک بھر جو ہے وہ گٹ کا ماوا نکل آیا، تو چٹانک بھر پر تو ان کو ڈسمس کر دیے عیدگاہ کے ایس ایچ او کو، اور جہاں سے منوں کے حساب سے جو ہے وہ گٹ کا ماوا پکڑا گیا چھالیا، وہاں کے ایس ایچ او کو صرف 2 سال کی سزا۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ کون سے ترازو میں جو ہے یہ سب کچھ تولا جا رہا ہے؟ میرے تو متے میں، میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ خیر، ان کو جو ہے 2 سال کی سزا دی گئی، ان کی سروس کاٹ دی گئی ہے۔ یہ بھی جو ہے وہ نن لال کے رفقا کا یہ کہنا ہے کہ یہ 2 سال کی سزا جو ہے یہ بھی صرف آئی جی سندھ نے اپنی فیس سیونگ کے لیے جو ہے دی ہے، ورنہ وہ یہ بھی نہ دیتے۔ اگر میں بریکنگ نیوز میں جو ہے یہ کہہ نہ دیتا کہ کلین چٹ مل رہی ہے، جو جس نے میرا کاٹنا ہے کاٹ لو، اس قسم کا اگر دعویٰ میں جو ہے ننلال کی طرف سے نہ کہتا تو آئی جی یہ بھی سزا نہ دیتی، لیکن آئی جی نے پھر محض اپنی ناک یا اپنی فیس سیونگ کے لیے 2 سال کی سزا دے دی، حالانکہ یہ نان کا کے نہ ہونے کے برابر ہے۔ ڈسمس والی سزا کے مقابلے میں 2 سال کی سزا کیا ہے؟ 2 سال کی سزا دے کے انہوں نے اپنا جھنڈا گاڑ دیا کہ انہوں نے جو ہے نن لال کو بھی سزا دے دی۔ اب نن لال جو ہے کا دعویٰ ہے کہ روک سکو تو روک لو، ہمت ہے تو کر کے دکھاؤ گے بڑھو۔ وہ لگ رہے ہیں گڈاپ کے ایس ایچ او۔ حاجی ثناء اللہ صاحب، الوداع، چھٹی ہو گئی آپ کی۔ آپ یہاں سے ریٹائرمنٹ کا جو خواب دیکھ رہے تھے، وہ خواب آپ کا شرمندہ تعبیر نہیں ہونے جا رہا ہے، بلکہ وہ خواب جو ہے نن لال اپنی قدموں کی ٹھوکر بناتے ہوئے جو ہے مارکا سر کرنے آ رہے ہیں۔ 2-4 دن میں وہ ایس ایچ او گڑاب لگنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ روک سکو تو روک لو حاجی ثناء اللہ، روک سکو تو روک لو ایس ایس پی مدیر صاحب، روک سکو تو روک لو ڈی آئی جی ایسٹ مقدس حیدر صاحب، روک سکو تو روک لو ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید آلا مڈو صاحب، روک سکو تو روک لو آئی جی غلام نبی میمن صاحب۔ یقیناً آپ لوگ نہیں روک سکتے، آپ لوگوں میں اتنی اخلاقی ہمت، طاقت اور جرت نہیں ہے، کیونکہ روکنے کے لیے آپ کو اپنی پوسٹ کی قربانی دینے کا خطرہ جو ہے وہ مولنا ہوگا، وہ آپ نہیں مول سکتے، اس لیے آپ نہیں روک سکتے اس کو۔ وہ ایس ایچ او لگنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب ہم بات کریں گے کراچی کے وہ 3 کون سے تھانے ہیں جن پر نہ تو آئی جی کا اختیار ہے، نہ ہی ایڈیشنل آئی جی کراچی کا، نہ ہی وہاں کے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز اور نہ ہی وہاں کے زونل ڈی آئی جی۔ اس کا تینوں کے تینوں تھانے کراچی میں واقع ہیں۔ وہا کا آئی جی کوئی اور ہے، وہاں کے ایس ایچ اوز کی پوسٹنگ کے فیصلے کوئی اور کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں کے ایس ایچ اوز بھی جو ہے وہ اپنے ہر معاملے کے لیے نہ تو اپنے آئی جی کو جواب دہ ہیں، نہ ہی اپنے ایڈیشنل آئی جی کو، اور نہ ہی ڈسٹرکٹ اور زونل ڈی آئی جیز کو۔ وہ جواب دہ انہی کو ہیں جو ان کی پوسٹنگ کرواتے ہیں۔ میرا اشارہ علی حسن بروہی کی جانب ہے۔ تصویر آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت کہتے ہیں آنکھوں کے تارے اور ہاتھ کے چھالے بنے ہوئے ہیں آصف علی زرداری کے، کیونکہ بہت بڑی انجینئرنگ کر رہے ہیں، جام کمال کو توڑ کر لے آئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں، اور مستقبل قریب میں جو ہے وہ ایم پی ہیں، اور نہ صرف ایم پی بلکہ بلوچستان کے وزیر داخلہ بھی ہیں۔ یہ میری پریڈکشن ہے، یہ آگے جا کے ہونے جا رہا ہے۔ اب وہ جو ہے علی حسن بروئی، جو کہ خود آئی جی بلوچستان کے بھی دوست ہیں، اور اس وقت آئی جی بلوچستان کے علاوہ بلوچستان کے سی ایم ہیں قدوس بزنجو، یہ تینوں کی بیٹھک ہوتی ہے، ایک ٹرائکا ہے وہاں پر۔ تو یہ علی حسن بروئی کو اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ علی حسن بروئی جو ہے وہ وہاں کے ایک ان افیشل آئی جی۔ 3 تھانے کون سے ہیں؟ ایک منگو پیر، ایک سرجانی ٹاؤن، اور ایک جو ہے وہ خود گلشن معمار، جہاں پر ابھی گزشتہ روز جو ہے وہ بشیر ودو کی پوسٹنگ کروا دی گئی۔ یہ تصویر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر۔ بشیر ودو کو جو ہے وہ ایس ایچ او گلشن معمار لگا دیا گیا، جسے پچھلے دنوں کسی اور تھانے سے سسپینڈ کر دیا گیا تھا کرپشن کے الزام میں۔ اس طریقے سے جو ہے خالد عباسی کو منگو پیر کا ایس ایچ او لگایا گیا تھا، اور گنور خان مہر جو ہے، جن کا اپنا بیٹا ان کے لیے سنا ہے بیٹی کٹی کرتا ہے، وہ ان کا بیٹا جو ہے، اور وہ اگنور خان مہر جو ہے وہ انہیں
BSHO जो है लगा है सुरजानी। ये तीनों पोस्टिंग जो है वो करवाने वाला जो है अली हसन बरोई है। यही वजह है कि तीनों SHO जो है अपने जोनल DIGs को, अपने एडिशनल IG को और अपने IG को खातिर मिलत, बल्कि अपने कदमों की ठोकर समझते। उनको पता है कि हमारा IG हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, हमारा एडिशनल IG हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते, नहीं हमारे जोनल DIG कुछ कर सकते हैं। हमारा बिग बॉस जो है वो अली हसन बरोई है। ये है नाज़रीन सिंध पुलिस की, कराची पुलिस की असल सूरत हाल या असल वजह पुलिस की तबाही और बर्बादी की, जहां डिसिप्लिन नाम की कोई शे का वजूद ही नहीं है, महज इन वजूहात की बिना पर। अच्छा, अब एक और मैं SHO का जिक्र करता चलूं कि ये जो SHO है, एक तो वकार मरण जो है वो लग गए SP गुलशन इकबाल। मैंने कहा था ना कि गुलशन का जो इलाका है, सब डिवीज़न, वो मैदान जंग बनने जा रहा है। कैसे, किस, क्यों वजह से? वहाँ से पुलिस ज़राए का ये एक रिपोर्ट है, एक इतला है कि अब जाहिर है कि एक जंगल में एक ही शेर रहता है, दो शेर नहीं रह सकते हैं। यानी एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक म्यान में एक तलवार रहेगी। अब यहाँ पर बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से एक म्यान में दो तलवारें आ चुकी है। क्या? एक तरफ वकार मलन जो है SP गुलशन इकबाल है, दूसरी तरफ जो है वो सोराब गोड के DSP चौधरी सुहेल फैज हैं। दोनों जो है वो अपनी अपनी जगह पर जो है पुण्य खान है। दोनों जो है वो अपनी अपनी रिट को बरकरार रखने में अपना सानी नहीं रखते, अपने अपने मामलात में किसी की भी मुदाखलत जो है वो बर्दाश्त नहीं करते। अब इस तरह की सूरत हाल में दोनों का जो है वो एक साथ चलना जो है वो बिल्कुल वैसा है जैसे कि आग और पानी जिस तरह एक साथ नहीं रह सकते, इस तरीके से वकाल मरण का एज SP गुलशन इकबाल और DSP सोराब गोड की से चौधरी सुहेल फैज का वहाँ पर रहना जो है ये मुमकिन नहीं है। कहा जाता है कि वकाल मरण ने जो है वो तूफ़ानी दौरे शुरू कर दी और खुद अली हसन बरोई की भी जो है वो उन्होंने हिमायत या खिदमात हासिल कर ली है। ये कहा जाता है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद रहेगा। देखते हैं कि ये इनमें टकराव कब होने जा रहा है, लेकिन टकराव होने के 101% जो है वो इम्कानात जाहिर किए गए हैं। एक और SHO की भी बात कर लेते हैं जो कि छुपा हुआ रुस्तम निकला है। बताया जाता है कि ये छुपा हुआ रुस्तम है कौन? ये है जनाब SHO हैं, ये एक साबिका DSP गुलाम हुसैन कोराई के साहबजादे हैं माजिद कोराई। माजिद कोराई को ये खसूसियत हासिल है कि ये जिस थाने में भी जाते हैं उस थाने में जहां गुटखा, मावा, छालिया का कारोबार हो, किसी और थाने में जाना अपनी तौहीन ख्याल करते हैं। ब्रिगेड के बाद जमशेद क्वार्टर के बाद न्यू कराची, जहां जाते हैं अपने साथ बारात लेके जाते हैं। बारात में कौन शामिल है? यही गुटखा, मावा वाले, चालिया वाले। इनकी खासियत यह है कि इनके इलाके में एक ही गुटखा चलता है और उसका नाम क्या है? SHO का गुटखा। SHO का गुटखा चलता है। खुद माजिद कोराई जहां SHO होता है, ब्रिगेड में SHO होता है तो SHO गुटखा चलता रहा। जमशेद में आए तो वहां SHO गुटखा चलता रहा। अब न्यू कराची में कदम पड़ गए, वहां भी SHO गुटखा चल रहा है। किसी और गुटके का चलाए जाने का कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। एक ही गुटका चलेगा जंगल में, एक ही शेर नाचेगा, दूसरा नहीं नाचेगा। इनका फलसफा, इनका तरीका वारदात, इनका तरीकाकार यही बताया जाता है। अब कहते हैं जमशेद क्वार्टर में जब ये SHO थे तो योमिया एक दिन के मुबैना तौर पर SHO गुटका बेचने वाले 5 लाख रुपया योमिया इन्हें नजराना, वजीफा, पत्ता दिया करते थे। कितना हुआ महीने का? 1.5 करोड़। किसी की नजरों में भी नहीं है कभी 1.5 करोड़ सिर्फ SHO गुटका बिकवाने पर। IG गुलाम नबी मेमन साहब, क्या है आपका इंसाफ? गुटका मावा चलवाने के जुर्म में जिन्हें आप तब्दील कर देते हैं, लाइन हाजिर कर देते हैं, B कंपनी भिजवा देते हैं, वही लोग फिर घूम फिर के दोबारा SHO कैसे बन जाते हैं? उन्हीं थानों में जहां वो गुटखा मावा बिकवाते हैं। अभी इनकी पोस्टिंग करवाई है
DIG फिदा मस्तूई ने बाज़ाब्ता एक मुआहदे के तहत कि ये SHO गुटका चला के उनके घर का किचन भी चलाएंगे। उनके घर का किचन का ज़्यादा खर्चा नहीं है, बहुत मामूली खर्चा है, 2 बंदे खाने वाले हैं, लेकिन खर्चा किचन का 10 लाख रुपए है। फिदा मस्तूई का इनसे ये कहते हैं कि ये इनसे मुआहदा हुआ है मिस्टर माजिद कोराई SHO न्यू कराची से। ये वहाँ पर ये कारोबार चलवा रहे हैं, शुरू करवा दिया है। ये है कराची पुलिस की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इजाज़त चाहने से पहले मैं एक और वजाहत करता चलूँ नोमी की पोस्टिंग के हवाले से। मैं पहले कह चुका हूँ ना कि हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही को जो है ये हमारे कुछ मेहरबान पुलिस वाले जो है वो 6 बनाने में या फिर बेवकूफ़ बनाने में या गधा या उल्लू का पट्ठा बनाने में जो है ये कामयाब हो जाते हैं। अब कहा था ये कि इनकी पोस्टिंग जो है वो सिंध पुलिस में आ चुके हैं, हालांकि इनकी भी रिक्वेजिशन गई थी सिंध पुलिस के लिए, लेकिन वो रिक्वेजिशन बीच में मुअल्लक हो गई थी और इनका अपना जो है जब इन्हें ये इल्म हो चुका था कि सिंध में कराची में पोस्टिंग लेना इतना आसान नहीं है, वहाँ बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ इस वक्त बैठे हैं, तो फिर इन्होंने ही अपना इरादा तब्दील करके अपनी पोस्टिंग करवाने वाले शिपिंग के वफाकी वजीर जो है फैसल सब्ज़वारी को सिफारिश की कि वो अपनी ही वजारत में उनके लिए कोई पोस्ट क्रिएट करे, जिसके बाद फिर इनके मेरीन डिपार्टमेंट में जो है वो इनकी एज जो है वो डायरेक्टर एडिशनल सेक्रेटरी के असिस्टेंट की पोस्टिंग वहाँ कर दी गई। पहली मरतबा कोई पुलिस ग्रुप के ग्रेड 20 का अफसर जो है इस पोस्ट पर जा रहा है, पोस्टिंग इनकी हो चुकी है। हालांकि यहाँ पर जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी जो है वो हमेशा ब्यूरोक्रेसी से ही किसी की पोस्टिंग होती चली है, लेकिन पहली मरतबा जो है ये नोमान सिद्दीकी उर्फ नोमी की पोस्टिंग जो है वहाँ पर इस अहम तरीन पोस्ट पर कर दी गई है। ये कहना है पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। इसी के साथ नाज़रीन चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।